हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं अखिलेश कुमार फिर से हूँ। आज फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई क्लास लेके। और जैसा कि पिछले हमारे अभी तक जो 21st लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, प्रैक्टिस सेट हम लोग 21st कंप्लीट कर चुके हैं। और ये हमारा जो लेक्चर होगा 22nd लेक्चर होगा। और ये भी लेक्चर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये दिल्ली सल्तनत, मैंने कहा था दिल्ली सल्तनत के हम लोग 3 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। एक लेक्चर ये बचा हुआ है, इसमें हम उसकी वास्तुकला से और के जो मुख्य राइटर्स हुआ करते थे, या कह सकते हैं इतिहासकार हुआ करते थे, उनकी बात करेंगे। और थोड़ी सी कुछ वास्तुकला से और उनके जो मैनेजमेंट से संबंधित जो टर्मिनोलॉजी थी उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। खैर, जैसा कि मैं आपको लोग कई बार इन्फॉर्म कर चुका हूँ, ये हमारे आपके सामने स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है, इस नंबर पे आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो हमारी संस्था का नाम है, एल्वन क्लासेस नाम है, उस संस्था का ऐप भी है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। किसी प्रकार की जो इंक्वायरी है उसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें किसी प्रकार का जो क्वायरी डाल सकते हैं, तो हम लोग उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। टेलीग्राम पे हम लोग हैं, व्हाट्सएप पे हम लोग हैं, ठीक। और मैं बार बार कह चुका हूँ कि 99 रुपये में हम लोग जो प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, जो अभी जो करा रहे हैं, हालांकि अब वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अगर कुछ एडमिशन्स होते हैं तो हम लोग हो सकता है कि इसको पैड और फ्री ऑफ कॉस्ट वाले लेक्चर्स में डिफरेंसेस कुछ लेके आएंगे। लेकिन 99 रुपये में अगर आप लोग हमसे ज्वाइन होना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है, उसके लिए आप हम लोगों से बात कर सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, एल1 क्लासेस टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे हम लोग अवेलेबल हैं। आप लोग हमसे जुड़िए। चूँकि क्लास लेट हो गई है तो बहुत अधिक हम लोग इन पे चर्चा नहीं करेंगे। तो हम लोग सीधे सीधे फर्स्ट क्वेश्चन उठा लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन ही हमारे सामने मौजूद है। पहला क्वेश्चन क्या कहा जाता है? सामने एक सुमेलन करना है, सामने एक उसकी कह सकते हैं सल्तनत कालीन की जो टर्मिनोलॉजी थी उस वो है, और किस चीज़ से संबंधित है, किस विभाग किस चीज़ से संबंधित है, उसके बारे में चर्चा की गई है। सामने क्या है? मुहासिब, मुतालिब, मुकर्रर तलब और तलब। और क्या है? स्वीकृत दावे, वैतनिक दावे, लेखे जोखे का ब्यौरा और सरकारी खजाने के दावे, ठीक है। स्वीकृत दावे, वैतनिक दावे, लेखे जोखे का ब्यौरा और, ठीक है। बताइए दोस्तों, बड़ा नमस्कार सर, नमस्कार, बताइए। चलिए मिला लेते हैं। मुहासिब का मतलब यहाँ पे होता था लेखे जोखे का ब्यौरा देने वाला, ठीक है। मुहासिब का अर्थ क्या होता था? लेखा जोखा जो होता था उसके साथ उसका जो ब्यौरा था वो दिया जाता था। इसके अलावा जो, ये खैर, मुहासिब था, लेखे जोखे का ब्यौरा देता था। इसके अलावा सरकारी खजाने के जो दावे थे वो मुतालिब के अंतर्गत आते थे। किसके? सरकारी खजाने के जो दावे थे वो मुतालिब के अंतर्गत आते थे। और जो मुकर्रर तलब था, क्या था? जो मुकर्रर तलब था, क्या होते थे? स्वीकृत दावे हुआ करते थे। क्या है? मुकर्रर तलब, स्वीकृत दावे हुआ करते थे। इसके अलावा तलब जो था वैतनिक दावे। तो इसका दोस्तों आंसर होगा ए का 3 है, का 4 है, ए का 3, बी का 4, ठीक है। सी का 1, डी का 2। तो उसका जवाब होगा, जवाब डी है, ठीक है। आगे आ जाते हैं। सामने शब्दावलियाँ दी हैं, इनका हमको सुमेलित करना है। और मैं बता चुका हूँ ये इंपॉर्टेंट क्लास है, प्लीज़ आप लोग आएंगे। जैसे कि सभी क्लासेस इंपॉर्टेंट है, ये कहना कि ये कम है, ये ज़्यादा है, वो नहीं, लेकिन सभी क्लासेस इंपॉर्टेंट है। आप लोग पार्टिसिपेट करते रहिए। ठीक है, चलिए आ जाते हैं। पट्टा है, कबूलियत है, और तस्खीर है, और तहसील है। सामने स्वीकार पत्र है, असल संग्रह है, गांव अथवा व्यक्तिगत राजस्व मांग निर्धारण संबंधी, और राजस्व आकलन। जैसे कबूली पट्टा, एक समझ, जैसे पट्टा आज की तारीख में हम लोग उसकी जब गणना करते हैं, जैसे कि कबूल एक तरीके से पट्टा करा लिया, पहले से किसी किसी भूमि को लिखा लिया अपने ऊपर, उसका पट्टा कराना उसका यही कहा जाता है। तो पट्टे का अर्थ है यहाँ पे गांव अथवा व्यक्ति विशेष पर भू राजस्व मांग निर्धारित संबंधी प्रपत्र था, ठीक है। कबूलियत क्या था? कबूलियत एक तरीके से स्वीकारता पत्र था, ठीक। तहसील क्या था? तहसील एक प्रकार का जो असल जो कह सकते हैं,
तहसील क्या था? तहसील एक प्रकार का जो असल संग्रह हुआ करता था वो कहा जाता था। और तशखीस क्या होता है? राजस्व आकलन। नाम से ही पता, मतलब एक तरीके से फारसी या उर्दू कैसे तस, इसका नाम से ही आप लोगों को दिख रहा होगा। ए का 3 है, ए का 3 है, बी का 1 है, सी का 4 है और डी का 1 है और डी का 2 है। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों होगा बी। चलिए आंसर करते रहिए दोस्तों आप लोग। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? चलिए आ जाते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे राइटर्स दिए हैं और उनकी जो बुक्स लिखी गई हैं, उनकी बुक्स लिखी गई हैं, उनके बारे में चर्चा की गई। हसन निजामी खजाइनुल फतू, इसामी फतुल सलातीन, आमिर खुसरो मिफ्ताहुल फतू, फिरोज शाह तुगलक फतवाहत फिरोज शाही। तो दोस्तों इसमें आप हसन निजामी, ठीक है, हसन निजामी ने खजाइनुल फितूर नहीं लिखी। खजाइनुल फितूर किसने लिखी दोस्तों? आमिर खुसरो ने। और इसी ग्रंथ में जो अलाउद्दीन खिलजी की जो दक्षिण विजय थी, जिसमें मलिक कफूर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उसका उल्लेख आमिर खुसरो इस बुक में करता है। कौन सी? खजाइनुल फितूर। निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए, हमको सुमेलित करना है। ठीक है, सुमेलित करना है। सामने कुछ मस्जिदों के नाम दिए हैं, आर्किटेक्चर जो चीज़ें हैं उसके नाम दिए गए हैं और उसके जो संस्थापक हैं उसके बारे में चर्चा की गई। जामा मस्जिद, मोट मस्जिद, जंजरी मस्जिद, हजार सितून महल, कुबत उस्लाम, सिकंदर लोदी, इब्राहिम सरकी, हुसैन शाह सरकी, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी। एक सांस में बोल दो तो बड़ा। चलिए हम लोग कुछ ऐसे चर्चा करें। जो हजार सितून का मंदिर, हजार सितून महल किसने बनवाया था दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी ने। कुबत इस्लाम मस्जिद किसने बनवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक। मोट मस्जिद किसने बनवाई थी? सिकंदर लोदी ने। किसने बनवाई थी? सिकंदर लोदी ने। और इनके एक प्रधानमंत्री थे मियाँ भुइया करके, एक प्रधानमंत्री थे सिकंदर लोदी लोदी के, मियाँ भुइया। उन्होंने इस मस्जिद का निर्माण कराया था। किसका? मोट मस्जिद का। इसके अलावा जो जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद का जो निर्माण किया था, जामा जामा मस्जिद का निर्माण किया था हुसैन शाह सरकी ने। और झंझरी मस्जिद का निर्माण किया था दोस्तों इब्राहिम शाह सरकी। ठीक है, सरकी वंश से आप लोग सभी लोग बहुत तरीके से बहुत वाकिफ़ होंगे उस चीज़ से। ठीक है, इब्राहिम सरकी और हुसैन सरकी। आ जाते हैं। ए का 3 है, का 3, का 3, बी का 1, ए का 3, का 1, का 2, 3, बी का 1, का 5, सॉरी का 5, हाँ का 5 और ई का 4। ठीक, इसका आंसर दोस्तों सी होगा। जवाबित क्या थे? जवाबित जो टर्मिनोलॉजी है, मैं बता रहा हूँ, जो टर्मिनोलॉजी का इसमें इस्तेमाल किया गया है, इसमें क्या है? जवाबित क्या थे? सवाल पूछा गया। कृषि संबंधी कानून थे, हिंदुओं से संबंधित विषय थे, राज्य कानून थे और भूमि संबंधित कानून थे। बताइए दोस्तों, आंसर कीजिए। दोस्तों इसका जवाब होगा राज्य संबंधित कानून। उनको जो राज्य संबंधित कानून होते थे सल्तनत काल में, उनको जवाबित बोला जाता था। घोड़े की नाल का तीर को पहली बार कहाँ पेश किया गया था? ठीक है, घोड़े की नाल का तीर पहली बार कहाँ पेश किया गया था? इल्तुतमिश के मकबरे में, गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे में, कुबत उस्लाम मस्जिद और अलाई दरवाज़ा। ठीक है, ये खलाई दरवाज़ा नहीं है दोस्तों, ये अलाई दरवाज़ा है, जिसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। कहाँ पे की थी? दिल्ली में दोस्तों। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा है, कुबत इस्लाम मस्जिद, अलाई दरवाज़ा। दोस्तों उसका जवाब है अलाई दरवाज़ा। जो अलाई दरवाजे की, आप समझ लो होगा, अलाई दरवाजे की स्थापना लगभग 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा की गई थी। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। कौन से सन में? 1311 ईस्वी में। किसने की थी? अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी। इसके अलावा ये वैज्ञानिक पद्धति से बनी हुई पहली इमारत थी। वैज्ञानिक विधि से बनी हुई, जिससे बनी पहली इमारत। ठीक,
के अलावा इस मंदिर में हिंदू मुस्लिम मिश्रित शैली देखने को मिलती है। मिश्रित शैली, ठीक है, हिंदू मुस्लिम मिश्रित शैली देखने को मिलती है। अलाई दरवाज़ा सबसे ग्रेट आर्किटेक्चर था अलाउद्दीन खिलजी का। उस दौरान अगर कहा जा सकता है कि सल्तनत काल में बहुत महत्वपूर्ण आर्किटेक्चर था। अलाई दरवाज़ा इस्लामिक स्थापत्य कला के खजाने का सबसे सुंदर नग है। दोस्तों ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? फर्गुसन द्वारा, पर्सी ब्राउन द्वारा, मार्शल द्वारा और विंसेंट स्मिथ द्वारा। वाया हिंदी नमस्कार, जवाब दीजिए। अगर आप मुझे देख रहे हैं तो कृपया करके आप सभी लोग जवाब दीजिए, जो लोग देख रहे हैं। और अगर आप लोग आ सकते हैं इसमें, प्लीज़ ज़रूर आइए। किसने अलाई दरवाज़ा किसने कहा है ये? ठीक है दोस्तों, ये जो कथन है ये जॉन मार्शल का है। ठीक है, किसका कथन है? जॉन मार्शल का। निम्न में से किस इमारत में हिंदू वास्तु शिल्प की विशिष्टता समान रूप से दिखती है? क्योंकि मंदिरों को गिराकर उनसे सामग्री का उपयोग किया गया है। मंदिरों को गिराकर हिंदू वास्तुशिल्प की विशेषताएं दिखती हैं। कुतुब मीनार में, सिरवान की मीनार में, अढ़ाई दिन का झोपड़ा और मालवीय मीनार। ठीक है, मालवीय मीनार, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, मालवीय मीनार। तो दोस्तों इसका जवाब होगा सी, अढ़ाई दिन का झोपड़ा। किसने किसकी स्थापना की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण किया था दोस्तों। ठीक है, कहाँ किया था? अजमेर में। एक सरस्वती मंदिर था। सरस्वती मंदिर क्या कह सकते हैं? एक तरीके सरस्वती स्कूल कह सकते हैं, विद्या स्थान था। सरस्वती मंदिर को गिराकर किया था। ठीक है, सरस्वती मंदिर को गिराकर किया था। सरस्वती मंदिर की स्थापना जो चौहान वंश के जो शासक थे विग्रहराज चतुर विसल देव द्वारा की गई थी। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कौन? चौहान वंश के शासक विग्रहराज चतुर विसल देव। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किसने आमिर खुसरो की उपाधि धारण की? सैफुद्दीन मोहम्मद, अबुल हसन यामुनुद्दीन, अब्दुल्ला इब्न मोहम्मद इब्न इब्राहिम, उपरोक्त में से कोई नहीं। चारों दोस्तों आपके सामने ऑप्शन मौजूद हैं, बताइए अगर किसी को इसके बारे में जानकारी हो। तो यहाँ से आमिर खुसरो। ठीक है, इनका जो बचपन का नाम था वो कौन था? अबुल हसन यामुद्दीन। ठीक है, कहाँ इनका जन्म हुआ था? एटा जिले में। एटा जिले में। ठीक है, 1200 एटा जिले में 1253 में। ठीक है, एटा जिले में। अजय राज सी, नौका सी, अजय राज कह रहे हैं नौका सी। एटा जिले में 1253 ईस्वी में। कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? पता होगा आप लोगों को, उत्तर प्रदेश में। कितने? 6 सुल्तानों का शासन देखा। 6 सुल्तानों का शासन देखा। प्रारंभिक जो मिला था मोहम्मद कह सकते हैं। ठीक है, बुगरा खां और मोहम्मद, क्या कह सकते हैं? महमूद। महमूद, क्या महमूद का संरक्षण मिला था प्रारंभिक स्थिति। ठीक है, पटियाली, हाँ, एटा जिले के पटियाली क्षेत्र में, बिल्कुल ठीक है। इनका प्रारंभिक नाम था अबुल हसन यामुद्दीन। इस चीज़ को, एटा जिले के पटियाली क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था 1253 में। आ जाते हैं 9th पे। फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली की गद्दी पर राज्यारोहण के उपरांत किए गए जो समाप्त किए गए जो कृषि उपकर थे, राज्यारोहण के दौरान जो समाप्त किए गए कृषि उपकर थे, उन उपकरणों को क्या बोला जाता था? ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। सबसे पहले सोंधर, सोथर लिखा हुआ है, सोंधर है ये। ठीक है, सेकंड है अवाबाव, और थर्ड है मुहद्दिसात। ठीक है, और चौथा है तकावी। ठीक है, बताइए फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली की गद्दी पर राज्यारोहण के बाद कौन से कृषि जो समाप्त किए गए थे, उपकर समाप्त किए, कौन से थे? सोंथर हो गया, तकावी। जैसे ये दोनों आप लोग जानते हैं, सोंधर और तकावी, ये मोहम्मद तुगलक द्वारा दिए गए जो
अग्रिम राशि हुआ करती थी, या कह सकते हैं महमद तुगलक द्वारा किसानों को दिए गए ऋण थे, ऋण हुआ करते थे। दोस्तों क्या है ये, इसका आंसर होगा बी, अबाबाब। अबाबाब कृषि उपकर होते, क्या होते थे ये, कृषि उपकर हुआ करते थे, जिनको किसने समाप्त किया था दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक ने। निम्नलिखित किसके लिए तूतिया हिंद उपनाम का प्रयोग किया है। वैसे तो ये सभी लोग जानते ही होंगे, ठीक है, जियालुद्दीन बर्नी है, आमिर खुसरो है, यहां बिन सरहिंदी है, शिहाबुद्दीन अहमद है। तूतिया हिंद के लिए आमिर खुसरो के लिए प्रयोग किया गया दोस्तों। आमिर खुसरो का आप सभी लोग जानते होंगे, मोहम्मद बिन तुगलक ने लगाया था। हाँ बिल्कुल ठीक है, अजय राज, मोहम्मद बिन तुगलक ने लगाया था, बिल्कुल ठीक है। आमिर खुसरो। आ जाते हैं 12वें पे। निम्नलिखित में से किसने आमिर खुसरो, अरे यार ये तो बिल्कुल अभी किया है, ठीक है, इसको क्वेश्चन को हम लोग ड्रॉप करेंगे, ठीक है, इसका जवाब होगा बी, 13। निम्नलिखित में से किसने एक कथन को फिरोज शाह तुगलक से समृद्ध नहीं माना जाता है, ठीक। सबसे पहला, उसने धार्मिक व्यक्तियों को दी जाने वाली कर मुक्त भूमि इमाम इदरार को पुनः स्थापित किया, ठीक। और जो धार्मिक व्यक्ति को दी जाने वाली जो कर भूमि थी, जो भूमि हुआ करती थी, वो अलाउद्दीन खिलजी ने वापस ले ली थी और उसको खालसा के अंतर्गत स्थापित किया था। खालसा भूमि वो हुआ करती थी जिसपे राज्य का सीधा नियंत्रण होता था, यानी कि वो राज्य की भूमि होती थी। सेकंड, ये तो बिल्कुल सही है दोस्तों, पुनः स्थापित किया। उसने सरा द्वारा अस्वीकृत सभी करों को समाप्त कर दिया था, ये बिल्कुल ठीक है, सरा द्वारा अस्वीकृत सभी करों को समाप्त कर दिया था, सिर्फ 4 प्रकार के कर ही उसने लगाए थे। हालांकि बाद में उसने हक के सर्व नाम का एक सिंचाई कर भी लगाया था, जिसकी दर उसने कितनी रखी थी दोस्तों, 1/10। उसने शिक्षकों को दिया जाने वाला अनुदान तथा विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति बढ़ा दी, ठीक है, ये भी सही है। उसने खुदों मुकदमों चौधरियों को चराई कर तथा ग्रह कर देने के लिए बाध्य किया। दोस्तों ये बिल्कुल गलत जवाब है, यानी कि सही कौन सा होगा, जो गलत है वही सही है। इसका जब सही जवाब होगा डी। मैंने कल ही बताया था, खत मुकदम और जो चौधरी हुआ करते थे, ये क्या हुए थे, राजस्व कर्मचारी हुआ थे, जो मुख्य रूप से हिंदू संप्रदाय से ताल्लुक़ रखते थे, और जो कह सकते हैं समण संप्रदाय से ताल्लुक़ रखते थे हिंदू समाज में, तो उन लोगों को इस प्रकार के अधिकार मिले हुए थे। और चराई कर और ग्रह कर किसने लगाया था दोस्तों, चराई कर और ग्रह कर किसने लगाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने चराई कर और ग्रह कर किसने लगाए थे दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने। 13 का डी, ठीक है। 14 पे आ जाते हैं, ठीक। सूचियाँ दी गई हैं, सूची हमको मिलानी है। पहली सूची दी गई है, पहली सूची में क्या दिया गया है, खुद दिया गया है, आमिर हाजिब दिया गया है, मुहतसिब दिया गया है, नवीन संदा दिया गया है, ठीक है। सामने राज्यसभा का प्रभारी अधिकारी, नगर पालिका के नियमों के व्यवस्थापक अधिकारी, क्लर्क था, और ग्राम अधिकारी। खुद के बारे में बिल्कुल मैंने अभी बताया था, कौन थे ये लोग, ग्राम के अधिकारी थे, जो राजस्व की वसूली किया करते थे। और आमिर हाजी कौन हुआ करता था, आमिर हाजिब राज्यसभा का प्रभारी अधिकारी हुआ करता था। आमिर हाजिब राज्यसभा का प्रभारी अधिकारी हुआ करता था, जो शिष्टाचार का कह सकते हैं, जो शिष्टाचार की व्यवस्था को देखता था कि मतलब एक तरीके से व्यवहारिक अधिकारी हुआ करता था, जो राज्य में, और कह सकते हैं जो सभा हुआ करती थी उसमें शिष्टाचार को बनाए रखता था, वो अधिकारी था। मुतसिब कौन हुआ करता था, नगर पालिका के नियमों का एक व्यवस्थापक हुआ करता था। और नवीन संदा कौन था, एक लिपिक वर्ग से ताल्लुक रखता। तो ए का 4 है, बी का 1 है, ए का 4, बी का 1, सी का 2, और ये डी का 3। तो उसका जवाब अजय राज, इसका जवाब सी नहीं है, 14 का जवाब सी नहीं है, 14 का जवाब ए है, ठीक। और अगर आप जवाब दें तो मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ तो जिस क्वेश्चन का आप आंसर दे रहे हैं उस क्वेश्चन का नंबर लिख के ज़रूर भेजें, क्योंकि ये थोड़ा ना जानते हैं कि ऑनलाइन उसमें ऑनलाइन में और लाइव क्लासेस में थोड़ा सा देर में रिस्पॉन्ड करता है। चलिए आ जाते हैं, फिर से मिलाप करना है हमको, ठीक। पद दिए गए हैं और उनका जो अर्थ था उसको हमको मिलाप करना है। हल के सर्व मैंने बिल्कुल अभी बताया है, बिल्कुल अभी जस्ट लास्ट क्वेश्चन में बताया है। किस्मत है, तकाबी है, उसलूब है, तकाबी के बारे में भी मैंने बताया है, किस्मत के बारे में अभी नहीं बताया, वही बता दूंगा। हक के सर्व क्या था दोस्तों, जल कर था, सिंचाई कर, जिसने किसने लगाया था,
फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। कितना लगाया था? 1/10। ठीक है, कितना लगाया था? 1/10 किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक। ठीक। और किस्मत खोती क्या होता था? किस्मत खोती क्या होता था? एक तरीके से कृषि संबंधी उपकर हुआ करता था। और किस्मत खोती किसको मिलता था? जो मैंने बताया, जो मुकदम हुआ करते थे, जो चौधरी हुआ करते थे, जो खुद हुआ करते थे, ये जब राजस्व वसूलते थे तो सरकार, मतलब उस समय की जो सल्तनत काल का जो सरकार गवर्नमेंट हुआ करती थी, वो राजस्व वसूली का कुछ हिस्सा इनको प्रदान करती थी, और भूमि के रूप में भी कभी 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 प्रदान करती थी। वो हक के खोती कहा जाता था। और 15 का, और किस्मत खोती क्या होता था? किस्मत खोती वो होता था जो ये राजस्व वसूली करते थे, तो ये किसानों से भी कुछ हिस्सा अपनी राजस्व वसूली का प्राप्त करते थे, सरकार के साथ साथ किसानों से ही प्राप्त करते थे। तो उसको क्या बोला जाता था? किस्मत खोती। तकावी कृषकों को दिए जाना वरदान। ओह सॉरी, 4। ठीक। ए का 2 है, बी का 3 है, ए का 2, बी का 3, और सी का 1, डी का 4। 15 का डी बिल्कुल ठीक है, 15 का डी बिल्कुल ठीक है अजय राज, 15 का डी बिल्कुल ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 16। बताइए, फिर से एक मैचिंग है, फिर से हमको एक मिलाना है। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा स्मारक दिए गए, उनके निर्माताओं का सामने चर्चा की गई। तो अ, पढ़ने की बहुत अधिक इसको आवश्यकता नहीं है, आप लोगों के सामने स्क्रीन पे हो गया, हम लोग सीधे इसको मिलाने की चेष्टा करते हैं। अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़े की स्थापना किसने की थी दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अभी मैंने क्वेश्चन कराया है। दिल्ली में हौज खास की स्थापना किसने की थी दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके अलावा सीरी के दुर्ग की स्थापना की थी, हौज खास की स्थापना की थी, जमत जमत खां मस्जिद की स्थापना की थी, अलाई दरवाजे की स्थापना की थी। आदिलाबाद किले की स्थापना किसने की थी दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक ने। और इसके अलावा लास्ट बचा, बदायूं में जामी मस्जिद की स्थापना किसने की थी? इल्तुतमिश ने। मिला लेते हैं, ए का 4 है, बी का 1 है, ए का 4, ए का 4, बी का 1, और फिर सी का 3 है, डी का 2। चलिए, कौन सा जवाब सही होगा का? 16 का ए नहीं है अजय राज, 16 का ए नहीं है, 16 का सी सही है। ए का 4, बी का 1, सी का आदिलाबाद मोहम्मद तुगलक द्वारा है। बदायूं की जामी मस्जिद का निर्माण किसने किया था? इल्तुतमिश ने। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल के कुछ वर्षों उपरांत सार्वजनिक असंतोष तथा विद्रोह के कारणों पर विचार किया तथा उसके 4 कारणों को पहचान की। ये 4 कारणों में से कौन सा इसमें मौजूद नहीं था? राजा का अपनी प्रजा की अवस्था के प्रति उपेक्षा तथा अनभिज्ञता का रवैया अपनाना। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। अगर राजा अपनी जनता के प्रति पूरी तरीके से अनभिज्ञ रहेगा, उनकी डिमांड्स, उनकी रिक्वायरमेंट्स, उनकी नीड्स के प्रति बिल्कुल अवेयर नहीं रहेगा, तो असंतोष की भावना पनपेगी, विद्रोह की भावना पनपेगी, जो उसका विपरीत प्रभाव किस पे पड़ेगा दोस्तों? राजा पे। बी पे आ जाते हैं, अमीरों की मदिरापान की गोष्ठियाँ षड्यंत्रों की प्रसव भूमि थी। ये भी बिल्कुल ठीक है कि अमीर जब आपस में बैठेंगे और एक दूसरे के साथ पार्टियां करेंगे, शराब पिएंगे, या फिर कह सकते हैं वैवाहिक संबंधों को स्थापित करेंगे, तब क्या करेंगे? वो एक दूसरे से जुड़ेंगे और षड्यंत्र भी, राजा के खिलाफ षड्यंत्र भी रचेंगे। तो ऊपर के दोनों सही है। अत्यधिक संपत्ति ने, ठीक है, थर्ड भी बिल्कुल ठीक है, अत्यधिक संपत्ति ने दूरशक्ति तथा कुविचारों दोनों के लिए पर्याप्त समय प्रदान किया। तो जवाब कौन सा रह जाता है? डी। जवाब हमारे सामने है डी, बिल्कुल ऑप्शन ठीक है दोस्तों। ऊपर के तीनों बिल्कुल ठीक है। नौकरशाहीदारों और आरोपित दमन ने प्रजा को राजा के विरुद्ध विद्रोह के लिए मजबूर किया। तो आखिरी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आ जाते हैं 18 पे। भारत में सही दोहरा गुंबद का पहला प्रयोग निम्नलिखित में से किस इमारत में देखने को मिलता है? दोहरी गुंबद का प्रयोग सबसे पहले किस इमारत में देखने को मिलता है? ठीक है, आप लोग, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, जैसे मकबरों का निर्माण सबसे अधिक लोदियों के काल में हुआ, इसके लोदियों के काल को मकबरों का काल भी कहीं कहीं कह दिया जा सकता है। यानी कि स्थापत्य कला के क्षेत्र में लोदियों का काल बहुत महत्वपूर्ण रहा है। तो बाबर का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, सिकंदर लोदी का मकबरा, और शेरशाह का मकबरा, बताइए। अजय राज बताइए, ऑप्शन आपके सामने है, चारों ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है।
बताइए अजय राज, बताइए, सामने आपके सामने ऑप्शन है 17 का सी। 17 का सी बिल्कुल ठीक जवाब है, सिकंदर लोदी का मकबरा। 17 का सी कब बना था? 1517 में। किसने बनाया था ये भी बताइए, किसने बनाया था? इब्राहिम लोदी ने बनवाया था। किसका? सिकंदर लोदी का मकबरा। इसमें पहली बार दो गुम्बदों का इस्तेमाल किया गया है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, 19वां क्वेश्चन क्या कहता है? मकबरों की अष्टभुजाकार आकृति मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित किस वंश की विशेषता थी? खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। मकबरों की अष्टभुजाकार आकृति किस वंश की विशेषता के रूप में देखते हैं? तो दोस्तों ये उसका जवाब होगा डी, लोदी वंश की विशेषता के रूप में इसको हम देखते हैं। क्या है जवाब इसका? डी, लोदी वंश। लोदी युग की स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना कौन सा है? लोदी युग की स्थापत्य कला का सबसे सर्वश्रेष्ठ नमूना कौन सा है? मोट की मस्जिद, लोदी गार्डन, शीश गुंबद और दादी का गुंबद। चार ऑप्शन आपके सामने, बताइए दोस्तों, बताइए जल्दी। ठीक है, अगर आप लोगों को क्वेश्चन का लेवल अच्छा लग रहा है, लेक्चर पसंद आ रहा है और इसका जो लेक्चर आपको पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, एलटी में क्या है, कितना क्वेश्चन पे मत जाइए। क्वेश्चन मेन चीज़ होता है ना, पेपर का लेवल कैसा है। एक चीज़ समझिए, पेपर का लेवल जितना टफ होगा, मेरिट उतनी डाउन चली जाएगी। पेपर का लेवल जितना एवरेज होगा, तो मेरिट एक तरीके से जो लास्ट की जो मेरिट थी उससे कंपेयर कर लीजिएगा। अगर पेपर का एवरेज जो है लेवल है बिलो एवरेज है, तो डेफिनेटली मेरिट ऊपर ऊपर चढ़ जाएगी। तो आप ये एक्सपेक्ट कीजिए कम से कम जो पेपर का जो लेवल है थोड़ा सा हार्ड लेवल है, ताकि मेरिट जो कह सकते हैं, जो ऐसे कॉम्पिटिटर्स जो कम प्रिपरेशन में है वो थोड़े से उनको समस्या उसमें हो जाएगी। जो अच्छी प्रिपरेशन में है, जिनका स्टडी लेवल बहुत अच्छा है, वो मॉडरेट पेपर में अच्छा कर जाएंगे। और फिलहाल मैं तो आपको यही कहूँगा, इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए, अभी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और अच्छे से अच्छे पढ़िए। ठीक है, फीस का ये कह रहे हैं मोट की मस्जिद। 21 पे आइए, इक्तादारों की आय के आकलन के लिए। देखिए ये बेकार की चीज़ें कि अभी इस बारे में मत सोचिए, अभी सिर्फ इस बारे में सोचिए पेपर आपका बहुत सुप्रीम लेवल का हो, बहुत अच्छे तरीके से स्टडी कीजिए, सिर्फ स्टडी पे ध्यान दीजिए। ये मत सोचिए कितने पे हो जाए, कितने पे नहीं हो जाएगा। जब ये सोचने लगेंगे तो आप गणित लगाने लगेंगे। ठीक है, तो स्टडी, आपकी जो स्टडी है ना, उससे थोड़ा बहुत उस पर जो निगेटिव इम्पैक्ट है, उसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ने लगता है। तो आप इस चीज़ों के बारे में, मेरी आपसे राय है, मत सोचिए। अपनी पढ़ाई पे भरोसा रखिए, 100% आपका हो जाएगा। सिर्फ अपनी पढ़ाई पे भरोसा रखिए। इक्तादारों की आय के आकलन के लिए एक नया अधिकारी वर्ग ख्वाजा। ठीक है, एक नया अधिकारी वर्ग ख्वाजा की नियुक्ति निम्न में से एक के द्वारा की गई थी। इल्तुतमिश हो गया, बलबन हो गया, अलाउद्दीन खिलजी हो गया, फिरोज शाह तुगलक हो गया। इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, किसने नियुक्ति की थी? जैसे इक्तादारों की आय के आकलन के लिए और उनसे राजस्व वसूली के लिए, जो उनका अधिशेष बचता उससे वसूली के लिए इसकी नियुक्ति की गई थी, जिससे जिससे कि इक्तादार अधिक धनवान ना बन पाए और उन पे एक लिमिटेड सोर्सेज रहें, और वह विद्रोही प्रवृत्ति, जो उनकी विद्रोही तुर्कों की जो विद्रोही प्रवृत्ति थी, वो सींच ना सके, मतलब उसको एक तरीके से पानी ना दे सके। तो कौन थे दोस्तों? ये गयासुद्दीन पलवन। इसका भी बिल्कुल ठीक है, गयासुद्दीन पलवन। 22, निम्नलिखित में से कौन प्रथम अष्टकोणीय मकबरे का उदाहरण है? अष्टकोणीय मकबरे का उदाहरण है, बलबन का मकबरा, अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा है, और मकबूल तेलंगनी का मकबरा है, इल्तुतमिश का मकबरा है। ठीक, तो प्रथम अष्टकोणीय मकबरे की बात हो रही है, तो दोस्तों प्रथम अष्टकोणीय जो मकबरा बना था, मकबूल तेलंगनी का मकबरा था। ठीक है, और ये मकबूल तेलंगनी कौन थे दोस्तों? मकबूल तेलंगनी जो फिरोज शाह तुगलक थे, उनके वजीर हुआ करते थे, कह सकते हैं प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो पहली बार अष्टकोणीय मस्जिद का निर्माण, मंदिर का, सॉरी, जो कहते हैं मकबरे का निर्माण महमूद तेलंगनी के रूप में हुआ था। और ये भी बता दें, ये एक ब्राह्मण थे, ब्राह्मण से कन्वर्टेड मुस्लिम थे, साउथ इंडिया के ब्राह्मण थे। ठीक, 22 का सी बिल्कुल ठीक है। किस शासक ने दिल्ली में 7 महराबों महराबों
ठीक है, ये बा है। मेहराबों वाले सतपुली या सतपुल, ठीक है, सतपुली या फिर कह सकते हैं सतपुल नामक 2 मंजिला पुल का निर्माण कराया था, किस शासक ने? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, से पहले कहीं ये क्वेश्चन आया नहीं है किसी भी एग्जाम में। बताइए कि फिरोज शाह तुगलक ने, गयासुद्दीन तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद शाह तुगलक ने? 23 का, चारों में से ऑप्शन बताइए, गैस करिए, ठीक है। किस शासक ने दिल्ली में 7 मेहराबों वाले सतपुल नामक 2 मंजिला पुल का निर्माण किया था? क्योंकि इसमें 7 मेहराब थे, इसलिए इसको सतपुला भी बोला जाता है या सतपुल भी बोला जाता है। फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी? चलिए, विवेक कुमार कह रहे हैं ए, जयराज कह रहे हैं बी। चलिए, आप लोगों ने अच्छा गैस किया, लेकिन इसका जवाब दोस्तों महमूद शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक है, ठीक है। महमूद शाह तुगलक लिखा हुआ है, महमूद शाह, मोहम्मद बिन तुगलक है। महमूद शाह तुगलक भी बोल देते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक भी बोल देते हैं, कई कई वो थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होती है जिन लोगों को, उसमें ऐसा हो जाता है। ये कहाँ निर्माण किया था? जहाँ पना नगर, कहाँ? जहाँ पनाह नगर, ठीक है, जहाँ पनाह नगर। किसने इसकी स्थापना की थी? महमूद तुगलक ने इसकी स्थापना की थी। कहाँ की थी दोस्तों? दिल्ली में। 23 का डी, हाँ 23 का डी बिल्कुल ठीक है। 23 का डी बिल्कुल ठीक। 24 पे आ जाते हैं, चरखा का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? चरखा का प्रथम लिखित प्रमाण की बात हो रही है, लिखित प्रमाण हमको कहाँ देखने को मिलता है? नूह, नूह, नूह पेहर, ठीक है, नूह सिपहर अलाउद्दीन ओ अमीर खुसरो की एक कृति है। और फतवाए जहांदारी है, फतवा, फतवाए जहांदारी, ठीक है। फतवाए जहांदारी दोस्तों किसकी रचना है? जलालुद्दीन बरनी की। और उसके अलावा फतुहात उस सलातनी है और ताजुल मासीर है, ताजुल मासीर है। बताइए, चरखा का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ये आ जाते हैं दोस्तों, सिर्फ फतुहात उस सलातनी किसकी रचना है? ये भी बता दूं किसकी रचना है, ये बताइएगा। 24 फतुहात उस सलातीन किसकी रचना है? 25 पे आ जाते हैं, 24 का सी, विवेक करें 24 का डी, अभिनव करें 24 का सी, बिल्कुल ठीक। किसकी रचना है बताइए? अभिनव का जवाब ठीक है, विवेक कुमार आपका जवाब डी ठीक नहीं है, ठीक। चराई कर और आवाज कर किस सुल्तान द्वारा लगाया गया था? चराई कर 24 का सी या डी होगा? 24 का सी ही है, डी नहीं है। 24 का सी है, डी नहीं है। अब चराई कर और आवाज कर दोस्तों किसने लगाया था? इल्तुतमिश, बहरम शाह, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, एक शासक था जिसने ये कर लगाए थे। विवेक बिल्कुल ठीक है, विवेक का जवाब बिल्कुल ठीक है। अभिनव का जवाब भी बिल्कुल ठीक है। विवेक 25 का सी। 26 पे आ जाते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण के अंतर्गत दीवान रियासत के पद पर किसे नियुक्त किया? ठीक है, ये भी एक नया क्वेश्चन, इससे पहले नहीं आया। मोहम्मद बिन तुगलक। और आइए कन्वर्ट, नहीं अजय राज, 25 का जवाब सी है, डी नहीं है, मोहम्मद बिन तुगलक नहीं है। हाँ, अभिनव कह रहे हैं अलाउ इस्लामी, बिल्कुल ठीक है, फतुहात सल्तनी इस्लामी की रचना है। 26 का बताइए, ठीक है, बाजार नियंत्रण के अंतर्गत नया क्वेश्चन है, दीवान रियासत के पद पर किसे नियुक्त किया गया? दीवान रियासत बता दो जो 26 का है, मलिक कबूल हो गया। मलिक कबूल अभिनव कौन थे? सहनाए मंडी थे। कौन थे? सहनाए मंडी नियुक्त किए गए थे मलिक कबूल। पहले इनकी मतलब पहला पद इन्हीं को मिला था। और दीवान रियासत क्या था? वाणिज्य मंत्री थे। ये भी एक उनकी जो बाजार नियंत्रण प्रणाली थी उसके अंतर्गत एक विभाग हुआ करता था। चलिए, मलिक कबूल नासिर याकूब है, ये नासिर याकूब, ठीक है। एत एत नुसरत खां और एतगीन है। 26 का है, 26 का है दोस्तों, ये 26 का ए नहीं है, 26 का बी है। मलिक कबूल कौन थे? सहना ए मंडी का पद पाने वाले पहले व्यक्ति थे। नया क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन बनाया है मैंने, कोशिश की है मैंने कुछ एक क्वेश्चनों को, इसमें 7 8 10 क्वेश्चन ऐसे कुछ नए क्वेश्चन आपको मिलेंगे।
बाकी तो सब जान ही रहे हैं, आपको मिल जाएंगे कहीं भी। मलिक कबूल शहनाए मंडी नियुक्त हुए थे। नासिर याकूब कौन थे? दीवान रियासत पर नियुक्त होने वाले पहले व्यक्ति थे, नासिर याकूब। आ जाते हैं 27 पे। बी, हाँ बी है, नासिर याकूब। 27, निम्नलिखित में से किसके शासकों की अनिवार्य योग्यताएं, ये भी नया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसके शासकों की अनिवार्य योग्यताएं और उसके स्वभाव और शासन के लिए अधिकारी चुनने की क्षमता का उल्लेख किया गया है? ओके, 26 का बी। 27 पे आ जाते हैं। निम्न बताइए जो किसमें किया गया है? फतवाए जहांदारी में, फुतूहात सलातीन में है, तारीख फिरोज शाही में, अदाब उल सलातीन, अदाब उल सलातीन, फुतूहात सलातीन, फतवात सलातीन, फतवाए जहांदारी। ठीक है, फतवाए जहांदारी, फतवाए जहांदारी, फतवात सलातीन और तारीख फिरोज शाही, आदाबुस सलातीन। बताइए, विवेक कह रहे हैं सी है 27 का। अभिनव, अजय राज बताइए। चार में से आपके सामने मैं इसमें थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा समय ले रहा हूँ क्योंकि नए क्वेश्चन है, और मुझे लगता है थोड़े से आपको अटेम्प्ट करने चाहिए। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता गलत हैं या सही हैं, ये एग्ज़ाम नहीं है, और थोड़ा सा करेक्ट कर लिया जाएगा। फतवाए जादारी, फतवात आलम फलातीन और अजय राज कह रहे हैं बी, तारीख फिरोज शाही। तो दोस्तों ये जवाब है अदब सलातीन। किसकी रचना है? फ़क्र मुदब्बर, फ़क्र ए मु फ़क्र मुदब्बर है। किसकी रचना है? फ़क्र मुदब्बर। 27 का बी। तीनों के जवाब बिल्कुल गलत हैं। 27 का डी है, आदाब सलातीन में ये चर्चा की गई है। इसकी रचना है फ़क्र मुदब्बर की चर्चा की, फ़क्र मुदब्बर है। ठीक है, उसमें शासकों के जो अनिवार्य योग्यताएं थी, उनका स्वभाव था, या शासन के लिए जो अधिकारी चुनने की क्षमता का उल्लेख किया गया है। 28, स्थापत्य कला में गुंबद को आधार प्रदान के लिए करने के लिए सबसे पहले भित्ति मेहराब प्रणालियों का प्रयोग किया गया था। भित्ति मेहराब प्रणालियों का प्रयोग किया गया था इल्तुतमिश के मकबरे में, अलाई दरवाजे में, गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे में और हुमायूं के मकबरे में। सबसे पहले मेहराब का प्रयोग किया गया था। सबसे पहले मेहराब का प्रयोग किया था दोस्तों। सबसे पहले मेहराब का प्रयोग किसमें किया गया था? अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा किसकी रचना है? 1311 में अलाउद्दीन खिलजी की रचना है ये, स्थापत्य कला के संबंधित। 29 पे आ जाते हैं। ठीक है, कुछ सूचियाँ दी गई हैं, उस सूचियों पे के जो राइटर्स थे, उस सूची सामने दी गई है, उसको हमको मैच करना है। अजय राज कह रहे हैं बी, 28 का बी। हाँ 28 का बी। 29 पे आइए। सियासतनामा, खजाइनुल फुतूह, खैरुल मजलिस, तारीख मुबारक शाही। ठीक है, सबसे मिलाते हैं जो बहुत इजी। 28 का बी। हाँ ठीक है, 28 का बी, 28 का बी। सबके जवाब ठीक हैं इसमें। इसमें आ जाए, मिलाते हैं। मुबारक तारीख मुबारक शाही किसकी रचना है? यहाँ बिन सरहिंदी की। ठीक है, सैयद वंश के शासक थे मुबारक शाह, उसकी उसके हैं। ठीक है, ये खजाइनुल फुतूह किसकी रचना है? आमिर खुसरो की। चलिए ठीक है। और सियासतनामा किसकी रचना है? निजामुल मुल्क तूसी की। और खैरुल मजलिस किसकी रचना है? हामिद कलंदर की। मिला लेते हैं। का फर्स्ट है, बी का 3 है, सी का 2 है, ए का का जवाब 29 का डी। 29 का डी नहीं है मेरे दोस्त, 29 का ए है। 29 का डी नहीं है अभिनव, 29 का ए है। ठीक है, आ जाते हैं 30 पे। इत्तलाक एक प्रकार की हुंडी थी, जिसकी सहायता राजकीय सिपाही, राज्य के राजस्व अधिकारी अपना वेतन। मैं साइड हो जाऊं? चलिए ठीक। थोड़ा सा और साइड हो जाता हूँ ताकि आपको देखने देखने में समस्याएं नहीं हो थोड़ा सा। चलिए अब मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं आएगी। इत्तला के प्रकार की हुंडी जिसकी सहायता राज्य के सिपाही, राज्य के राजस्व अधिकारी अपना वेतन प्राप्त करने में समर्थ था, की प्रथा किसने चलाई थी? बताइए। विवेक का ए, इल्तुतमिश ने, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक ने। आ जाइए दोस्तों, डी पे, फिरोज शाह तुगलक द्वारा।
और इस जो व्यवस्था इन्होंने दी थी, इसके बाद जो बहुत इसका भ्रष्टाचार को फैलाने के रूप में इसका बहुत प्रयोग हुआ था, ये भी बता दूं। नहीं, वो कह रहे 30 का 1 नहीं है, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। 30 का A नहीं है, 30 का D है, फिरोज शाह तुगलक। इत्तलाक एक प्रकार की हिंदू हुआ करती थी जो फिरोज शाह तुगलक के समय में प्रदान की गई थी। 31 पे आ जाते हैं। इस प्रथा के द्वारा तुर्की ये हमारी किसकी बात हो रही है? ये एकता प्रथा की बात हो रही है, कथन की बात हो रही है। उत्तर भारत में इस्लाम को प्रतिष्ठित करने में अ, एकता व्यवस्था का दूरगामी प्रभाव हुआ था। इस प्रथा के द्वारा सुल्तान तुर्की अमीर वर्ग को नियंत्रित करना चाहते थे। वक्तव्य ए सही है, एक और कारण दोनों सही है। ए की सही व्याख्या आर करता है, बी ए और आर दोनों सही है, किंतु आर की सही व्याख्या आर नहीं करता है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। बताइए इसको जवाब। दोस्तों ये दोनों ही जवाब सही हैं और दोनों जवाब एक दूसरे की तरीके से व्याख्या भी करते हुए नजर आते हैं। तो इसका जवाब क्या होगा? ए और आर दोनों सही है और आर एक सही की व्याख्या भी करता हुआ नजर आता है। 32, सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में हिसामुद्दीन जुनैदी द्वारा आकलित दिल्ली सल्तनत का कुल जमा क्या था? विवेक कुमार का डी बिल्कुल गलत है, अभिनव का ए बिल्कुल ठीक है। 4 करोड़ 50 लाख, 5 करोड़ 20 लाख, 6 करोड़ 75 लाख, 7 करोड़ 40 लाख। बताइए चार में से कौन सा हिसामुद्दीन जुनैदी द्वारा आकलित दिल्ली सल्तनत का कुल जमा कितना था, यानी कुल उनका राजस्व कितना था? दोस्तों ये 6 करोड़ 75 लाख। कितना? 6 करोड़ 75 लाख की बात हो रही है। ये आंकड़ा दिया था। मैं तो लोगों को ऐसे हुक्म देता हूँ जो राज्य के लिए लाभकारी हों, ठीक है। मैं नहीं जानता हूँ कि वो शरीयत द्वारा अनुमत है अथवा नहीं। यह किसने कहा था? जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक और महमूद तुगलक। बताइए। 33 अब करें 32 का सी, सिराज करें 32 का सी, बिल्कुल ठीक है। 33 बताइए। ठीक है 30, अलाउद्दीन खिलजी 33 का। चलिए आ जाते हैं 34 पे। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे पहले खुद को खलीफा का नायाब घोषित किया और सिक्कों पर उसका नाम उत्कीर्ण करवाया? नायाब, ठीक है। नायाब घोषित किया, उत्कीर्ण करवाया। अपने सिक्कों पर उसका नाम उत्कीर्ण करवाया था। इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी और फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, इसका जवाब दोस्तों फिरोज शाह तुगलक होगा। क्या होगा? फिरोज शाह तुगलक है पहला बादशाह था जिसने पहले खुद को खलीफा का नायाब घोषित किया और मिस्र के खलीफा से इसको मंसूर प्राप्त हुआ था। उसके बाद इसने स्वयं जो खलीफा थे उनके नाम को उत्कीर्ण कराया। 33 का बी। 34, 34 का ए नहीं है, 34 नहीं है, 34 का बी है। अपने सिक्कों पर खलीफा का नाम भी उत्कीर्ण करवाया। चलिए आ जाते हैं 35। उपयुक्त में से कौन सा एक मकबरा पंचभुजीय है तथा एक झील के मध्य स्थित है? ठीक है, एक झील के मध्य स्थित है, पंचभुजीय एक मकबरा। ठीक है, उपयुक्त में से कौन सा एक मकबरा पंचभुजीय तथा एक झील के किनारे या मध्य में स्थित है? थाने जहाँ तेलंगनी का मकबरा, सुल्तानगढ़ी का मकबरा, अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा, गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा। ऑप्शन दोस्तों आपके सामने है, मैं हट जाता हूँ ताकि आपको ऑप्शन पढ़ने में। 34 का ए सही है सर। नहीं, 34 का डी सही है। 34 का ए सही नहीं है अभिनव, 34 का डी सही है। 35 का ए। अभिनव निगम 35 का ए। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने जैसे मंसूर तो प्राप्त किया था मिस्र के खलीफा से, बल्कि उनका नाम भी अपने सिक्कों पे उत्कीर्ण करवाया था। यहाँ पे सिक्कों पे नाम भी उत्कीर्ण करवाया था, इसलिए पहला ए ना होकर लास्ट ही गूगल ये क्या बता रहा है? नहीं, गूगल ये गूगल ये बताया ना, खलीफा का नाम भी जिसने अपने सिक्कों पे उत्कीर्ण कराया था। फिरोज शाह खुद को नायाब घोषित किया किसका? खलीफा का।
है। उसके अलावा उसका नाम भी सिक्कों पे उत्कीर्ण करवाया था। तो ये पहला शासक फिरोज शाह तुगलक ही था, ना कि इल्तुतमिश। तो फिर से पढ़िएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन को, ठीक है। आ जाते हैं दोस्तों 35 में। 35 में गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक का जो मकबरा है, गयासुद्दीन तुगलक का जो मकबरा है वो एक पंचभुजीय मकबरा है, ठीक है। और उसकी जो तरीके से ढलान वाली छतें हैं, क्या है उसकी ढलान वाली छतें हैं। और ये कहाँ पर स्थित है? एक झील के, कृत्रिम झील के, ठीक है। एक एक कृत्रिम झील, एक कृत्रिम झील, ठीक है, कृत्रिम झील के मध्य स्थित है। ठीक है। इल्तुतमिश पहला ऐसा शासक था, इल्तुतमिश पहला ऐसा शासक था जिसको खलीफा से मंसूर प्राप्त हुआ, ठीक है, अपने पद की मान्यता प्राप्त हुई थी। क्वेश्चन हमारा ये है कि दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला कौन सा शासक था जिसने खलीफा का नायाब कहलाया, ठीक है। और खलीफा का नायाब कहलाया और फिर उसके बाद खलीफा के नाम को उत्कीर्ण अपने सिक्कों पे किया था। क्वेश्चन ये है 34 का डी। किसने लिखा है? सुल्तान खूनी एवं रक्त पिपासु था। पी पी पासु, ठीक है, रक्त पिपासु था। वह दिल्ली वासियों को दंडित करना चाहता था क्योंकि लोग सुल्तान को महल में गालियों वाले पत्र भेजते थे। किसने कहा हुआ है? इसामी ने, बर्नी ने, इबन बतूता ने। इसामी, बर्नी, इबन बतूता, बदायूनी। 36 का ए इसामी। 35 का, हाँ विवेक बिल्कुल ठीक है। 36 का ए इसामी। ये मोहम्मद तुगलक के बहुत बड़े आलोचक थे इसामी। हर हिंदू का घर टकसाल हो गया, सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन के संदर्भ में यह कथन किसका है? ये 36 का बी कैसे कर? नहीं, अरे हाँ, हाँ 36 का ए ही है, 36 का ए है विवेक, 36 का बी नहीं है। अब बताइए कि हर हिंदू का घर टकसाल हो गया सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन के संदर्भ में ये किसका वक्तव्य दिया है? बर्नी है, अफीक है, इबन बतूता है, फरिश्ता है। विवेक कुमार कह रहे हैं बदायूनी। नहीं नहीं, इसामी है। बदायूनी ने ये कहा था, बदायूनी ने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में ये कहा था कि जनता को उससे और उसको जनता से मुक्ति मिल गई। बदायूनी ने ये कहा था, ना कि ये। अभिनव देव का 37 का ए, 37 का ए बिल्कुल ठीक है। आगे आ जाते हैं 38। सल्तनत युग में मजलिस से खलवत क्या था? सल्तनत युग में मजलिस से खलवत क्या था? सल्तनत युग में मजलिस से खलवत क्या था? सुल्तान की एक परामर्शदात्री संस्था थी, अमीरों की एक संस्था थी, राजस्व विभाग की एक समिति थी, विद्वानों की एक समिति थी। यस 37 का ए बिल्कुल ठीक है, 37 का ए कर दी। 38 ठीक है। 38 का क्या था दोस्तों? सुल्तान की एक परामर्शदात्री संस्था थी जिसको क्या बोला जाता था? मजलिस खलवत। 38 का बे अभिनव बिल्कुल ठीक है। 38 का 39 हेनरी इलियट तथा एल्फिंस्टन है, ठीक है, एल्फिंस्टन है, ठीक है। एल्फिंस्टन ने किसको सल्तनत युग का अकबर कहा? सल्तनत युग का अकबर कहा। मोहम्मद बिन तुगलक हो गया, फिरोज शाह तुगलक हो गया, बहलोल लोदी हो गया, निजाम खां हो गया। बताइए 39 क्वेश्चन, 30 अभिनव, 39 क्वेश्चन विवेक कुमार। और एक अजय राज से शायद नहीं है इस समय। 39 का बी अभिनव कह रहे हैं, 39 का बी सल्तनत युग का अकबर कहा गया है। 38 का ए, 13 अभिनव कह रहे हैं 39 का बी। हाँ 38, 39 फिरोज शाह तुगलक बिल्कुल ठीक है। अभिनव का जवाब 39 का बी। हाँ विवेक 38 का ए है, 38 का ए बिल्कुल ठीक जवाब है आपका। दिल्ली में मेहरौली स्थित प्रसिद्ध कुतुब मीनार मंदिर में सॉरी निर्माण में किसका योगदान नहीं है? कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, इल्तुतमिश हो गया, फिरोज शाह तुगलक हो गया, अलाउद्दीन खिलजी हो गया। बताइए
कुतुब मीनार के बारे में थोड़ी चीज़ें आप लोग जान लीजिए। लगभग इसकी जो स्थापना 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ कराए थे, यानी कि संस्थापक इसका 40 का डी, ठीक है, 40 का डी है, ठीक। और इसकी जो टोटल हाइट हम लोग देखते हैं, कितनी देखते हैं, ऊंचाई, ठीक, 73 मीटर है। कितनी है दोस्तों, 73 मीटर है। कितनी मंजिलें हैं, मंजिला कितनी है इमारत है, 5। और सीढ़ियाँ कितनी हैं, सीढ़ियाँ कितनी है, 300। सीढ़ियाँ कितनी है, 379। सीढ़ियाँ कितनी है, 79। ये जो रहा, हाँ, आधार का व्यास देख लेते हैं। आधार का व्यास देखिए, ये क्वेश्चन इनमें से कभी कभी पूछ लिया जाता है। 14.32 है, 14.32 मीटर, ठीक है। और ऊपर शिखर का व्यास, शिखर का व्यास जो हमको देखने को मिलता है 2.75 है, 2.75, 2.75 मीटर, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक ही मतलब एक ही कह सकते हैं, एक ही उसका निर्माण किया था, एक ही स्टोरी का। उसके बाद तीन स्टोरियों का निर्माण इल्तुतमिश ने किया था। उसके बाद एक स्टोरी का निर्माण किसने किया था, फिरोज शाह तुगलक। आ जाइए, नागरकोट, नगरकोट कांगड़ा विजय में फिरोज शाह तुगलक को ज्वालामुखी मंदिर से प्राप्त 300 संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद दलियाते फिरोज शाही नाम से किसने किया था। ग्रंथों का अनुवाद दलियाते फिरोज शाही, दलियाते फिरोज शाही नाम से किसने किया था, बताइए दोस्तों जल्दी। आफीक हो गया, बरनी हो गया, इसामी हो गया, उजाउद्दीन खान, खानी दानी, उजाउद्दीन है, हाँ है ये, ठीक है। जाउद्दीन, जाउद्दीन खानी दानी। अफीक हो गया, बरनी हो गया, इसामी हो गया, विवेक दिख रहा है, अभिनव दिख रहा है, बताइए 41 का ए बी कोई है जवाब देने वाला। जाउद्दीन खानी दानी, ठीक है। इसका जवाब है डी, बिल्कुल ठीक है इसका जवाब। विवेक कह रहे हैं इसका जवाब डी है, बिल्कुल ठीक है। 42 आ जाते हैं। उपयुक्त में से किस मस्जिद का निर्माण सुल्तान मुबारक शाह खिलजी द्वारा किया था। किस मस्जिद का निर्माण सुल्तान मुबारक शाह खिलजी द्वारा कराया गया था। जाकत खां मस्जिद, मोट की मस्जिद, अटाला देवी मस्जिद, ऊखा मस्जिद। जाकत खां मस्जिद, मोट की मस्जिद, अटाला देवी मस्जिद और ऊखा मस्जिद। जानते होंगे दोस्तों, मुबारक शाह खिलजी द्वारा कौन सी मस्जिद बनाई गई थी, ऊखा मस्जिद। 42 का डी। आ जाते हैं इस पे। सल्तनत काल में असीमित शक्ति प्राप्त वजीर को क्या कहा जाता था। सल्तनत काल में असीमित शक्ति प्राप्त वजीर को क्या कहा जाता था। वजीर तनलीज, वजीर तलवीज, नाइब और नायाब मुमालिकात, नायाब मुमालिकात, ठीक है। नायाब मुमालिकात की जो पद जो सृजित हुआ था, आप सभी लोग जान रहे थे, मुइजुद्दीन बहरम शाह के समय में हुआ था। 42 का डी, 42 का डी, कह रहे हैं 42 का डी। 42 में कौन सा, हाँ ठीक है, 42, 43, 43 का डी। असीमित शक्ति प्राप्त वजीर को क्या कहा जाता था, जिसके पास असीमित शक्तियां हुआ करती थी। ये कह रहे हैं 43 का बी, ठीक है, ठीक है। 43 का ए है, असीमित शक्ति प्राप्त जो वजीर हुआ करता था उसको क्या बोला जाता था, वजीर तनलीज। और जिसके पास सीमित शक्तियां होती थी उसके बोला जाता था वजीर तलवीद, ठीक है। नायाब मुमलिकात दोस्त एक पद था, ठीक है। नायाब मुमलिकात एक प्रकार का पद था जो सृजित हुआ था मुइजुद्दीन बहरम का शाह के समय में। 43 का ए है, आप लोगों को मैं इन्फॉर्म कर रहा हूँ, 43 का ए है बाजायत। आ जाते हैं 44 पे।
फिरोज शाह तुगलक ने अपने कारखानों को निम्न में से किन वर्गों में विभाजित किया था? 43 का ए है, 43 का ए है और 43 का ए है। फिरोज शाह तुगलक ने अपने कारखानों को निम्न में से किन वर्गों में विभाजित किया था? रताबी व गैर रताबी, दर्जरात व कुमास, योमिया व सालाना। जैसे रताबी गैर रताबी क्या थे? रताबी राज्य कर्मचारी हुआ करते थे जिनको एक निश्चित वेतन मिलता था, और गैर रताबी ऐसे हुआ करते थे कारखानों में काम करने वाले गैर राज्य कर्मचारी हुआ था करते थे जिनको निश्चित वेतन नहीं मिलता, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं दिहाड़ी टाइप में मिलती थी, आउटसोर्स कर लिया जाता था। 44 का ए, 44 का ए बिल्कुल ठीक है। 44 का बी नहीं है विवेक, 44 का ए है। ठीक। रतन नाम के हिंदू को किसके शासनकाल में राजस्व अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था? रतन नाम के हिंदू को किसके शासनकाल में राजस्व अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक है, फिरोज शाह तुगलक है, गयासुद्दीन तुगलक है और बहलोल लोदी है। रेहान। ठीक है। जो महमूद शाह मोहम्मद बिन तुगलक था, आप लोग जानते होंगे, बहुत पोलाइट शासक था, सहिष्णु शासक था। इसके समय में इसने हिंदू त्योहारों में भाग लिया, होली में भाग लिया, और इसके अलावा इसने कई हिंदुओं को नियुक्त किया था। ठीक है। कई हिंदुओं को भी नियुक्त किया था ऊंचे ऊंचे पदों पे। आ जाते हैं इस पे। तो ठीक है, एमबीटी यार, मोहम्मद बिन तुगलक, बड़ा शॉर्ट में लिख दिए तो ना, बड़ा शॉर्ट का ही जमाना है। 46 बलबन खुद को अफरासियाब, ठीक है, अफरासियाब वंश से संबंधित घोषित किया था। बलबन ने खुद को अफरासियाब वंश से संबंधित घोषित किया। अफरासियाब वंश का उल्लेख किस में मिलता है? किस में मिलता है? अफरासियाब वंश का उल्लेख हमको किस में मिलता है? अफरा अफरासियाब अफरासियाब वंश का उल्लेख किस में मिलता है? बताइए। किताबुल हिंद में, शहनामा में और शाहनामा में और तारीख यामनी में, और इनमें से कोई नहीं। जैसे आप लोग जानते हो गयासुद्दीन बिलबन कुलीनता में बहुत विश्वास करता था, यानी कि प्योर ब्लड में या ब्लड की शुद्धता में बहुत विश्वास करता था, इसलिए उसने अपने आप को खुद को अफरासियाब जो वंश था उससे उसने खुद को एक तरीके से संबंधित बनाया या संबंध स्थापित करने की कोशिश की, ताकि वो अपने आप को ये साबित कर पाए कि मेरे अंदर जो ब्लड है बहुत प्योर ब्लड है। ठीक है। और हालांकि इसका एक यही मतलब ये ऊंच नीच में इतना अधिक बिलीव करता था, कुलीनता में अकुलीनता में। का एक वक्तव्य बहुत फेमस है कि अगर कभी भी मैं निम्न कुल के व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरे मतलब तन बदन में आग लग जाती है, या मतलब भुजाएं फड़फड़ाने लगती हैं और मेरा हाथ स्वयं मेरी तलवार पे चला जाता है। शाहनामा। विवेक का जवाब है 46 का बी। ठीक है, विवेक का जवाब 46 का बी है, शाहनामा फिरदौसी द्वारा लिखा गया है इसमें। बढ़िया जवाब, बढ़िया आंसर था। चलिए। 47 उपयुक्त में से किस इमारत निर्माण में वैज्ञानिक विधि और हिंदू मुस्लिम दोनों श्रेणियों का मिश्रण देखने को मिलता है? 46 का सी नहीं है अभी ना, 46 का बी है। 46 का सी नहीं है, 46 का बी है। शाहनामा फिरदौसी द्वारा लिखी गई है। शाहनामा महमूद गजनवी के समय में लिखी गई थी, आप लोगों को पता होगा। उसी में अफरासियाब वंश का उल्लेख किया गया है। अलाई दरवाजा, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, और सी और आ, जामत खां मस्जिद। जामत खां मस्जिद। चलिए, चार ऑप्शन आपके सामने, बताइए। 47 बी, 47 बी अभिनव कह रहे हैं। 47 बी, अढ़ाई दिन का झोपड़ा हिंदू मुस्लिम दोनों श्रेणियों का। हिंदू, देखिए, अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो आपका आंसर है, एक तरीके से आपने जो सोच के लगाया बिल्कुल सही सोचा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर पहले से ही मजबूत था, वो मौजूद था, उस स्ट्रक्चर को तोड़ के अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनवाया था। और आज की तारीख में अढ़ाई दिन के झोपड़े में भी जो कुछ मूर्तियों के स्ट्रक्चर्स मिलते हैं उनकी इमारतों के ऊपर, वो इस वजह से मिलते हैं क्योंकि वो एक मंदिर को, सरस्वती मंदिर को तोड़ के बनाया गया स्ट्रक्चर था। ठीक। लेकिन इसका जवाब बी नहीं है, इसका जवाब दोस्त है अलाई दरवाजा, ए।
तो इस वजह से कंफ्यूज हो गए होंगे आप, कोई बड़ा इशू नहीं है। इस वजह से कंफ्यूज हो गए होंगे, हिंदू मुस्लिम दोनों शैलियों, कहने का जब मतलब हिंदू मुस्लिम शैलियों का मिश्रित रूप देखने को मिलता है आपको अलाई दरवाजा में पहली बार। तो दोस्तों आज हमारी क्लास 47 पे ही ख़त्म हो जाती है। 47 क्वेश्चन था। और विवेक कुमार हैं, अभिनव निगम तो हमेशा ही आते रहते हैं, और इसके अलावा अंशुल सिंह मौजूद थे, राज मौजूद थे, और वाया हिंदी कुछ समय तक मौजूद रहे हैं। तो आज जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद रहे हैं, तो मैं उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बार बार कह रहा हूँ, क्या आप लोग आते हैं तो ये वर्धक है मेरे लिए, पार्टिसिपेट करते हैं इसमें। मैंने जैसा कि अब ना मैंने लास्ट टाइम कहा था, कुछ ऐसे नए क्वेश्चन इसमें इंक्लूड करूँगा जो पिछले एग्जामों में नहीं आए हैं, या फिर ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो एग्जामों में बहुत कम आए हैं, बहुत कम बार पूछे। ठीक है, तो ये भी सब लगभग उन्हीं क्वेश्चंस में थे। और मुझे लगता है आप लोगों ने जैसा, बार बार कह रहा हूँ, आप लोगों की स्टडी शायद थोड़ा इसको और पीक पे लेके जाइए। मेरा काम आपको प्रैक्टिस कराना है यहाँ पे, कि आप लोग इतिहास को एक दो दिन में पढ़ के नहीं आए हैं, आप तो कई सालों से वही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। ग्रेजुएशन में ही पढ़े होंगे, कई लोगों ने पीजी भी किया होगा, तो पीजी में भी आप लोगों ने वही पढ़े होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए वो सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, लोग इंटरेस्ट लेके ही पढ़ रहे होंगे। आप बस, मेरा काम मैं कल ही बताया था कि प्रैक्टिस कराना है, आप लोग प्रैक्टिस में आइए। आप लोगों का अभिनंदन रहेगा, रेगुलर आएंगे तो मज़ा ही आएगा आप लोग रेगुलर मौजूद रहेंगे तो उसका डेफिनेटली बहुत मज़ा आएगा। अच्छे क्वेश्चन हैं, मेरे हिसाब से अच्छे क्वेश्चन हैं, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। और आप लोग भी, अगर आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा क्वेश्चनों का लेवल कैसा है। अगर आपको लेवल अच्छा नहीं लग रहा है तो प्लीज़ तब भी कमेंट करिएगा कि सर लेवल अच्छा नहीं है, बहुत बेसिक है। लेवल अगर अ, और अच्छा है तो भी कमेंट करिए कि लेवल अच्छा है कि बढ़िया क्वेश्चन है इसी के। क्योंकि मैं जो क्वेश्चन इंक्लूड किया हूँ सब टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड में, और समझ लो जीआईसी लेक्चरर में, और इसके अलावा जीडीसी वगैरह में क्वेश्चन वो आए हुए हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर में भी ये सभी क्वेश्चन कभी ना कभी आए हुए हैं। तो आज के लिए दोस्तों हम लोग क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। और मुझे लगता है कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर कहीं आप मुझसे कुछ में कुछ गलती या फिर कुछ की होगी, हालांकि मुझे लगता नहीं है कुछ हुआ होगा, लेकिन जैसे कि जान रहे हैं कि आप, हम सभी ह्यूमंस हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ कन्फ्यूजन में कुछ गलत रहा होगा, लेकिन मेरे ख्याल से कुछ भी गलत नहीं था। और कहीं किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होगा तो प्लीज़ आप उसको पहले पढ़िएगा, और नहीं समझ में आता है तो देन आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं उसके रिप्लाई कर दूंगा कहाँ से कुछ मिला। लेकिन मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई दिक्कत आई है। तो फिर से कह रहा हूँ, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आए, पार्टिसिपेट किया, और जोशी के साथ पार्टिसिपेट किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत। फिर मुलाकात होगी। शुभ रात्रि, आनंद लीजिए, रात में आराम से सोइए और अच्छी नींद लीजिए। चलिए मिलते हैं कल, फिर एक लेक्चर में मिलेंगे दोस्तों। कल हमारा ये 23rd लेक्चर होगा, आज 22 लेक्चर था। चलिए दोस्तों मिलते हैं, कल मुलाकात होती है आपसे।